बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, एक्सपेंसेस एंड एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस होंगे, हमने क्या मटीरियल लेबर के अलावा जो भी होगा सारा कुछ एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड एक्सपेंसेस है ये किसको शो कर रहा है? FOH को। एक्सपेंसेस कौन से हैं? FOH वाले, ये फैक्ट्री ओवरहेड से। ठीक है जी, ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस है। अच्छा, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ये पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, या तो सिंगल कॉस्ट सेंटर होगा तो सारा एक्सपेंसेस उसको दे दिया जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर है तो जो एक्सपेंसेस होंगे उनमें बांटने पड़ेंगे ना मुझे। ठीक है, हाँ। फिर हम आपको बताया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम डायरेक्ट, जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं? एट्रीब्यूट कर देते हैं। डायरेक्ट जो है उसको हम बांट देते हैं। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर ओके, कहता है जो खर्चे होंगे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगे। फॉर एग्जांपल, द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग अ होल आइटम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड एलोकेशन। हमने करना क्या है? जो भी हमारे सारे सारे ओवरहेड्स होंगे ना, वो कॉस्ट सेंटर को एलोकेट कर देने हैं। जितनी भी हमारी ओवरहेड कॉस्ट होगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, कोई रेंटल कॉस्ट होगी, कोई डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी, ठीक है, कोई इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, कोई इसके अलावा इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, वो एक्सपेंसेस क्या करने हैं हमने? कॉस्ट सेंटर को बांटने हैं। तो ओवरहेड कॉस्ट कॉस्ट सेंटर में बांटेंगे कि भाई तुम कॉस्ट सेंटर ए हो, तुम्हारा इतना खर्चा हुआ, बी तुम्हारा इतना खर्चा हुआ, सी तुम्हारा इतना खर्चा हुआ। ठीक है, इसको कहते हैं एलोकेशन। इसको कहते हैं एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, कि भाई हमने तुम ये खर्चे ना तुम तीनों में एलोकेट कर दिए, ये तुम्हारा इतना 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 होगा। ठीक है, तो हमने कहा मिसाल के तौर पर वी हैव 3 प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। तो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी है। ये 3 है। ठीक है, तो हमने कहा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, और हमने कहा यार इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है ना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है ना वो 10,000 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये 10,000 तीनों में बांट देंगे हम। फिर हमने कहा यार रेंट एक्सपेंस भी है, बिल्डिंग रेंट ना, बिल्डिंग का रेंट एक्सपेंस भी है, और बिल्डिंग का रेंट एक्सपेंस हमने कहा फॉर एग्जांपल 50,000 है। अब 50,000 भी हम बांट देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने कहा कि इंश्योरेंस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने कहा 30,000 है। इसी तरह ये लंबी लिस्ट चल रही होगी। तो हमने क्या करना है? ये खर्चे इनको बांटने हैं। इसको कहते हैं एलोकेशन। इसको क्या कहते हैं? ये है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या? कि कौन कौन से खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटने, वो खर्चे लिख लो। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये डेप्रिसिएशन, ये एलोकेट करने हैं पीडी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी और सी को। ये बात समझिए एलोकेशन की। फिर एक वर्ड यूज होता है अपोर्शनमेंट। वर्ड यूज होता है अपोर्शनमेंट का। अपोर्शनमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल बांटना है, ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल बांटना है ए और बी और सी में, कैसे बांटे? ये जो 10,000 है ना, इसको हमने क्या करना है? एक सूटेबल बेसिस लेनी है, एक रीजनेबल बेसिस लेनी है।
यानी कि किस बेसिस के ऊपर इसको बांटा जाए, क्या ख्याल है? और जिस बेसिस के ऊपर बांटा जाएगा और जब बांट दिया जाएगा उस बांटने को अपॉर्चुनमेंट कहेंगे। इस 10,000 को तीनों डिपार्टमेंट में बांटना, 10,000 को तीनों डिपार्टमेंट में बांटना, ये अपॉर्चुनमेंट है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बांटी जाएगी सूटेबल बेस। क्या बनेगी इलेक्ट्रिसिटी की? देखो इसका मतलब अगर 5 मरले का एरिया है तो इलेक्ट्रिसिटी 5 मरले तक इस्तेमाल होगी, और अगर 10 मरले तो किनाल है तो 2 किनाल है तो इसका मतलब जितना एरिया बढ़ता रहेगा बिजली बढ़ती रहेगी, बल्ब ज़्यादा लगेंगे, उधर भी लगेंगे, पंखे ज़्यादा होंगे, कमरे ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो बांटना अब सूटेबल है वो है एरिया की बेस के ऊपर। किस बेस के ऊपर? फ्लोर एरिया कि बिजनेस का एरिया कितना है। वो जितना भी बिजनेस का एरिया होगा उस एरिया के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बांट देंगे। और कोई रेशियो होगी 30-40 इस तरह करके, फिर 30, ठीक है, कोई रेशियो होगी 3:2:1 इस तरह कर लेंगे ना, या वो कोई ना कोई अमाउंट दी होगी कि इतना एरिया, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एरिया इतना है, बी का इतना, सी का इतना है, तो तीनों के प्रपोर्शन हम क्या करेंगे, बांट देंगे। अभी एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। इसके हिस्से में 4,000 आ गए, इसके हिस्से में 3,000 आ गए, इसके हिस्से में 3,000 आ गए। क्लियर हो गया? ये मैंने अपॉर्चुनमेंट कर दी। अब रेंट एक्सपेंस पे आ जाए। रेंट एक्सपेंस, अगर तो ये रेंट बिल्डिंग है तो इसका मतलब फिर सूटेबल एरिया कौन सा होगा? फ्लोर एरिया। जितनी बिल्डिंग बड़ी उतना रेंट ज़्यादा होगा। अगर ये रेंट एक्सपेंस मशीन का है, फिर हम देखेंगे मशीन कितने घंटे चलती है, फिर मशीन आवर्स होंगे। क्या ख्याल है? फिर मशीन आवर्स होंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेंट एक्सपेंस है, ये बिल्डिंग का है। किसका है? बिल्डिंग का रेंट एक्सपेंस है। तो ठीक है, इसको भी एरिया पे ले जाते हैं। क्लियर हो गया? 20,000 इसके हिस्से में आ गया, 20,000 इसके हिस्से में आ गया, मान लो 10,000 इसके हिस्से में आ गया, एम ही लिख रहा हूँ। इंश्योरेंस एक्सपेंस है। अब ये जो इंश्योरेंस है ना, ये मान लो मशीन की है, ये मशीन की है। अब इसके दो बेसिस सूटेबल बन सकती हैं, या तो मशीन कितने घंटे चलती है, नंबर ऑफ मशीन आवर, या कॉस्ट ऑफ मशीन कि मशीन इतनी की आई थी। अब बताओ इन दोनों में से रीजनेबल बेस कौन सी है, सबसे अच्छी बेस कौन सी है, कॉस्ट ऑफ मशीन या नंबर ऑफ मशीन आवर? इसके लिए जो सूटेबल बेस रहेगी वो कॉस्ट ऑफ मशीन रहेगी। कॉस्ट ऑफ मशीन, देखो जितनी मशीन आई उसके लिहाज से इंश्योरेंस होगी ना, चल कितनी रही इसका तो इंश्योरेंस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक होगा उसकी डेप्रिसिएशन से, उसकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस से, कि जो मशीन ज़्यादा चलेगी उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस ज़्यादा करवाऊंगा, जो कम चलेगी कम करवाऊंगा। क्या ख्याल है? लेकिन इंश्योरेंस का ताल्लुक इससे होता है कॉस्ट से। तो 30,000 है, तो मान लें इसके हिस्से में आ जाता है 15,000, इसके हिस्से में आ जाता है 10,000, 25,000 हो गया, इसके हिस्से में आ जाता है 5,000। ये है एलोकेशन की कौन से एक्सपेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करने हैं। फिर कैसे करने हैं, हाउ कैसे करेंगे, वो रीजनेबल बेसिस पे करेंगे। वो जिस भी बेस होगी उस बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, तीनों में बांट देंगे। इसको अपॉर्चुनमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अभी मेरी गेम ऑन है, अभी गेम ऑन है। मान लो मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ एक सर्विस डिपार्टमेंट भी है। एक क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट भी है। क्लियर हो गया? मान लो सर्विस डिपार्टमेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, लेकिन इंश्योरेंस एक्सपेंस में यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, यहाँ पे कर लेते हैं बिजली में। इसमें बिजली में इसको कर लेते हैं 3 9 गए, और 1,000 रुपये इसको देते हैं, ये 10 पूरा हो गया। और इसी तरह
20 पहले वाले को कर देते हैं, इसका कर लेते हैं 15, 20 30 40 45, 5,000 इसको कर देते हैं, मान लो ये आ गया, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या किया, जितने भी ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी है, इनको कहते हैं कॉमन एक्सपेंसेस। क्या है ये? कॉमन एक्सपेंसेस हैं पूरे के पूरे बिजनेस के। देखिए पूरे बिजनेस ने बिजली इस्तेमाल की, पूरे बिजनेस ने बिल्डिंग का रेंट इस्तेमाल किया, ठीक है। और ये पूरे बिजनेस ने इंश्योरेंस एक्सपेंस जो भी जिस जिस डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किया, ये सारे पूरे बिजनेस का खर्चा है। हमने ये देखना चाहते हैं कि यार हर एक डिपार्टमेंट मेरा कितना खर्चा कर रहा है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि यार कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ताकि उसके खर्चे कम कर सकूं। अगर उस डिपार्टमेंट के खर्चे कम हो गए, ऑटोमेटिकली मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। और जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी कम कॉस्ट में चल रहा है उसको शाबाश देंगे हम, यार ज़बरदस्त, तुमने ज़बरदस्त कॉस्ट कंट्रोल करके चल रहे हो, ताकि हमें इससे पता चले कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चे कर रहा है, हमारा पता तो चले ज़रा, ठीक है जी। तो ये कॉमन एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, इसको कहते हैं पीडीज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पीडीज, और सर्विस डिपार्टमेंट को एसडी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। हमने सारे कॉमन एक्सपेंसेस को पीडीज और एसडीज में बांट दिया एक रीजनेबल बेसिस के ऊपर। इसको कहते हैं प्राइमरी अपोर्शनमेंट। इसको क्या कहते हैं? ये जो मैंने अपोर्शनमेंट की है, इस अपोर्शनमेंट को क्या कहते हैं? प्राइमरी अपोर्शनमेंट। क्या मेरी बात समझ आई? तो प्राइमरी अपोर्शनमेंट क्या हुई? प्राइमरी अपोर्शनमेंट क्या हुई? जितने भी कॉमन खर्चे होंगे उन सब को एक रीजनेबल बेसिस के ऊपर पीडीज में और एसडीज में क्या कर देना है? बांट देना है। तो ये जो मैंने एलोकेशन की है, इस एलोकेशन को क्या कहते हैं? प्राइमरी अपोर्शनमेंट। क्या कहते हैं? प्राइमरी अपोर्शनमेंट कहते हैं। क्या ये बस समझ लगी? तो प्राइमरी अपोर्शनमेंट में कॉमन एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? बांट देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ उसके बाद गेम क्या होती है? इसके बाद गेम ये होती है, हम इन सारों का ना सारे डिपार्टमेंट का टोटल करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का टोटल करते हैं। पहले डिपार्टमेंट का टोटल कितना आया? 20 23 और ये 15,000 है, 20 और 15 35 38, इसका आ जाएगा 38,000। दूसरे वाले कितना आता है? 25 28, तीसरे वाले का कैसे है? 18, और ये वाला 6,000। टोटल हो गया। यानी कि आपने क्या किया, पहले नंबर पर प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद सारे डिपार्टमेंट के खर्चों का टोटल कर लिया, यानी कि ए बी सी इतने डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। फिर इसके बाद हमारी अभी अपोर्शनमेंट चल रही होती है। इसके बाद हम फिर खर्चों को बांटते हैं। देखें, क्योंकि हमारी जो शेड बना रहे हैं, प्रोडक्शन के साथ शेड बनाने के साथ डायरेक्ट कौन से डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हमने ये देखना था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे कितने आ रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट एक सपोर्टिव डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट का शेड बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यार मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना खर्चा कर रहा है। ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने अपने प्योर खर्चे आ गए, लेकिन ये सर्विस डिपार्टमेंट भी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से आया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सर्विस डिपार्टमेंट वाले भी खर्चे किए हुए हैं। मान लो सर्विस डिपार्टमेंट रिपेयरिंग वाले हैं, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाले हैं। ये रिपेयर सर्विस डिपार्टमेंट में ये जो डिपार्टमेंट ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस बताओ किस वजह से आए हैं? प्रोडक्शन की वजह से आए ना। मान लो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना होता है तो सर्विस डिपार्टमेंट भी ना होता। इसका मतलब कह सकता हूँ ये खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से हो रहे हैं, तो ये खर्चा भी इनके सर पे डालेंगे। मान लो कैंटीन है, ये तीनों तीनों के तीनों यहाँ तीनों के तीनों एम्प्लॉय यहाँ से खाना खाते होंगे, तो ये खाने का खर्चा किन वजह से हो रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से हो रहा है, तो खाने का खर्चा भी इनके सर पे डालेंगे। बस समझ। तो पहले वाले स्टेप में क्या करते हैं, सारे कॉमन खर्चों को सारों को दे देते हैं कि
कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट ने बिजली और रेंट इस्तेमाल किया है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आया ना, अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, क्योंकि ये खर्चा भी इनकी वजह से आया। तो हम कहेंगे उठाओ तुम खर्चा इसका, तुम्हारी वजह से आया, तुम ना होते तो ये ना होता, अगर प्रोडक्शन ना होता, सर्विस डिपार्टमेंट ना होता, तो इनकी वजह से खर्चा हुआ, तो सर भी इनके सर पे डालेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी या रीअपोर्शनमेंट। सेकेंडरी या रीअपोर्शनमेंट क्या है? सेकेंडरी या रीअपोर्शनमेंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये है क्या है? अपोर्शनमेंट लिख लो, जो मर्जी यूज कर ले। अपोर्शनमेंट ऑफ एसडीज एक्सपेंस टू पीडीज। टू पीडीज, एसडीज के खर्चे को पीडीज में पोर्शन कर दो, तो भाई कितना खर्चा था? 6,000 था, तो 6,000 पोर्शन करना है, तो 6,000 जब मैं बांटूंगा तो यहाँ से माइनस नहीं हो जाएगा, है ना? अब 6,000 इनमें बांटना है, हमने कहा यार बराबर बराबर आ रहा है, 2,000 इधर आ गया, 2,000 इधर आ गया, 2,000 इधर आ गया। नहीं नहीं, वैसे ज्यूम कर रहा हूँ, डिफरेंट भी आ सकते हैं, वो बेस बता देगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस के ऊपर ले लो, नंबर ऑफ मशीन के ऊपर ले लो, वो बेस बता देगा आपको। हाँ, अब बताओ सर्विस डिपार्टमेंट कितना रह गया? ये 0 रह गया। ये 18 2 कितना हो गया? 20। 28 और 2 कितना हो गया? 38 से 2 कितना हो गया? इसका मतलब ये कितना हो गया? हर एक डिपार्टमेंट का 40, 30 और 20। और अगर मैं ये पूछूं कि टोटल ओवरहेड्स कितने हैं पूरे के पूरे बिजनेस के, टोटल ओवरहेड, तो 40 और 30 70, 70 और 2 90, तो 90,000 जो हैं ये टोटल ओवरहेड्स आए हुए हैं। यानी कि एफ ये मटीरियल लेबर एफर्ट कितना हो गया? 90,000। और ये 90,000 ही लिखना था क्योंकि ये टोटल खर्चा हमारा 90,000 ही है। 10 और 50 60, 60 और 30 90,000, तो 90,000 बांटा है, तो ऑब्वियस बात है टोटल में 90,000 ही आना था, क्योंकि टोटल खर्चा 90,000 बांटा है। तो ये हमारे पास एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, प्राइमरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, रीजनेबल बेसिस होती है। ये पूरा चैप्टर करवा चुका हूँ मैं आपको। हाँ सही है, ये आगे हमने सारा कुछ पढ़ लिया। आगे एक और एक कॉन्सेप्ट बस आएगा अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब वाला, वो बस समझाना है, फिर पास हम लेंगे। हाँ ले लो, पिक ले लो। चलो अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब किताब से चलते हैं ज़रा। अब देखना हमने ये भी पढ़ लिया, ये तो एलोकेशन क्या है बता चुका, अपॉर्चनमेंट क्या है बता चुका, ये भी बता चुका आपको, ठीक है जी। एक्सपेंस अपॉर्चनमेंट, एक्सपेंस अपॉर्चनमेंट बेसिस, ये एक्सपेंस अपॉर्चनमेंट बेसिस रीजनेबल बेसिस है, बात कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि उसने कहा है कि रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, उसके सूटेबल बेस क्या? फ्लोर एरिया, हमने ये लिया था रेंट का, रेंट के लिए, रेंट के लिए फ्लोर एरिया लिया। इंश्योरेंस अगर बिल्डिंग की होती तो कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, या फ्लोर एरिया ले लेता, ठीक है। जितनी बिल्डिंग ज़्यादा उतना रेंट उसका इंश्योरेंस ज़्यादा होगा। मशीन की है तो मशीन के लिए हमने कॉस्ट ले ली, ठीक है जी। इंश्योरेंस के लिए नॉर्मल बेहतर कॉस्ट ही होती है। किधर गया यार आगे? अच्छा, फिर वो कहता है कि कंप्यूटर कॉस्ट है, तो कंप्यूटर की कॉस्ट जो है कहता है वो अपोर्शन कर लो कि जितनी देर कंप्यूटर चलता है, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्यूटर आवर्स, ठीक है, तो ये रीजन प्लेस होगी। अच्छा, फिर उसने कहा कि एग्जाम्पल कर लो, अब एग्जाम्पल में टोटल कितना हमारे पास, एग्जाम्पल में रेंट रेट बिल्डिंग इंश्योरेंस कितनी टोटल?
1 लाख। अब 1 लाख को ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर, स्टोर कॉस्ट सेंटर, कैंटीन कॉस्ट सेंटर, सेल, इन सब की बेसिस के ऊपर बांटना है। यानी कि 1 लाख को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर में कैसे बांटेंगे, टोटल इसका स्क्वायर एरिया कितना है 5,000, यानी कि टोटल कितना है 10,000 सारों का। तो उस 10,000 में से कॉस्ट सेंटर का एरिया कितना है 5,000, तो रेशियो क्या बनी 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये रेशियो बन गई। मल्टीप्लाई टोटल एक्सपेंस कितना 1 लाख, तो 1 लाख करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 50,000। ये देखिए 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये 50,000 आ गया। क्लियर हो गया। और स्टोर कॉस्ट सेंटर कितना 2,000, यानी कि 10,000 में से 2,000 एरिया उसका है, तो 2,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्सपेंस, तो 20,000 इसका खर्चा आ गया। तो ये जो 1 लाख था ये हमने सब में क्या कर दिया, अपोर्शन कर दिया, अपोर्शन कर दिया, अपोर्शनमेंट कर रहा हूँ ना, ये वाला काम ये जो मैंने किया, ये वाला 30 3 3 20 15 10 ये मैंने किया। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा जी, और अगर मैं फ्लोर एरिया बनाना की रेशियो बनाना चाहूँ तो ये रेशियो बन सकती है 3:3:3:1, ये इसकी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये वाला एग्जांपल होगी फिर 1 लाख को जिस तरह सिंपल से यार मार्क्स डिवाइड करते हैं, ये सिंपल सी रेशियो है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आगे कोडिंग तो नहीं पढ़ना हमने, चैप्टर 4 सेल फंक्शन ये रीड कर लेना यार, ये रीडिंग आपके लिए, इसकी रीडिंग कर लेना और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा जी भाई, सेल डिपार्टमेंट के ना फंक्शंस क्या होते हैं, सेल ऑर्डर लेना सारे सारे सेल के लिए, ठीक है। और सेल फंक्शन एज अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑफ सेलिंग, चीज़ों को बेचने की कॉस्ट क्या आएगी, बस ये रीडिंग सारी रीडिंग है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सेल फंक्शन एज अ प्रॉफिट सेंटर, तो वैल्यू ऑफ गुड, सेल इनकम, ये सारा रीड कर लेना, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। यहाँ से मुझे एक बात आपको बतानी है बस, हाँ वो ये वाली सेल फंक्शन एज अ प्रॉफिट सेंटर। ऑब्वियस बात है, जब चीज़ें सेल करेंगे तो प्रॉफिट तो आएगा आएगा, इनकम आएगी, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करूँगा तो प्रॉफिट भी आएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, उस प्रॉफिट में थोड़ी सी यहाँ से बात करनी है सेल इनकम के ऊपर। द इनकम ऑफ सेल फंक्शन विल बी डिराइव फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ द सेल्स दैट इट मेक्स, ठीक है। कहते हैं ये सेल हो जाएगी, इनकम आ जाएगी, इनकम के ऊपर ना समटाइम टैक्स भी लग जाता है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, द सेल फिगर दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द इनवाइस इज आफ्टर एनी ट्रेड डिस्काउंट। ये तो आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है कि जो सेल रिकॉर्ड करते हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हाँ ये बार्गेनिंग डिस्काउंट होता है, और इस डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। एक चीज़ 1,000 रुपये की है, हमने कहा यार 900 की दे दो, उसने कहा ठीक है यार 900 की ले लो। अब वो जो सेल रिकॉर्ड करेगा 1,000 पे करेगा 900 पे करेगा, वो 900 पे करेगा। वो सेल की जो एंट्री पास करेगा, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, वो 900 पे करेगा, ठीक है। हाँ अगर कैश डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो वो ये बात कह रहे हैं, कहता है इनवाइस इज आफ्टर एनी ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर हो गया, इनवाइस जो बनेगी वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद बनेगी। आगे, बट बिफोर एडिंग एनी सेल टैक्स, लेकिन सेल टैक्स से पहले पहले रिमेंबर दैट सेल टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल इनकम। ये तो गवर्नमेंट को पैसे जाने हैं, ये जो कस्टमर से सेल टैक्स के पैसे ले रहे हो, मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ बेचनी थी, गवर्नमेंट ने कहा यार सेल टैक्स लग गया 17 रुपये ऊपर, 18 रुपये ऊपर, तो आपने जब 118 की चीज़ बेची, तो ये 18 तो आपका तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को जाना है, ठीक है जी। आपको तो 100 ही आने हैं, हाँ तो आप 100 रिकॉर्ड करोगे। और मान लो उसके ऊपर 118 वाली चीज़ थी, 118 के ऊपर आपने क्या किया, मान लो 3 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो अब क्या 115 के ऊपर सेल रिकॉर्ड करोगे, नहीं 97 पे, 97 पे, क्योंकि 18 तो गवर्नमेंट को चले जाने हैं। ये जो तुमने डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट तुमने अपनी सेल वाली वैल्यू में से माइनस करना, गवर्नमेंट के 18 रुपये में से माइनस नहीं कर देना, क्या ख्याल है। वरना सारे सैलरी तो यही कहेंगे यार हमने तो डिस्काउंट दिया 18 रुपये का,
जाओ भागो। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुमने डिस्काउंट देना तो तुम 100 रुपए के ऊपर दो अपने, मेरे 18 रुपए के ऊपर नजर ना रखो। बात समझ आई मेरी कुछ? इट इज सिंपल अ टैक्स कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके हो गया? इसका मतलब ये हुआ, वो ये क्या क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ आई क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ। इनवाइसेस 1000 की, इनवाइस है 1000 की, माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, माइनस क्या कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट। और हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती, ठीक है जी, एंट्री नहीं होती इसकी। ट्रेड डिस्काउंट उसको मिल गया 10%। कितना मिल गया? 10% मिल गया। अगर ट्रेड डिस्काउंट 10% मिल गया तो कितना मिल गया भाई डिस्काउंट? 100 रुपये बनता है यार, रहने दो ना करो यार, ना करो, 100 रुपये बनता है भाई, 100 रुपये। 1000 का 10% 100 बनता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ दुकानदार को कितने पैसे मिले? दुकानदार को कितने पैसे मिले यार? 900 मिले यार। अब सेल रिकॉर्ड करना, टू रिकॉर्ड सेल किसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा? 1000 के ऊपर या 900 के ऊपर? रिकॉर्ड सेल किसके ऊपर? 900 के ऊपर। मैं 900 के ऊपर सेल रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कहूँगा जो मेरी सेल होगी वो 900 रुपये की होगी। ये बात समझ लगी? ये पहले वाली कर लो एग्जाम्पल, ठीक हो गया? दूसरी वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये आप लोग करोगे, इनवाइस जो है वो 100 की है, माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, $4 का, $4 का कर लो जो भी है, और उसके बाद लग गया सेल्स टैक्स। हमारे पास अभी अमाउंट में चलता हूँ, फिर इसके बाद परसेंटेज में आ जाऊंगा। सेल टैक्स है मेरे पास 8 का, 8 का, ठीक है? तो बताएं कि अब मैं जो सेल रिकॉर्ड करूंगा किस पे करूंगा? हम्म, अभी एक्सक्लूसिव है। हाँ, अभी सेल टैक्स एक्सक्लूसिव है। सेल टैक्स एक्सक्लूसिव है, अभी लगा नहीं है। अब रिकॉर्ड सेल, अभी तक सेल टैक्स नहीं लगा, अब रिकॉर्ड सेल करनी है। तो भाई जो जैसे मर्जी कर लो यार। ये देखो आसान सा तरीका ही है भाई। 100 रुपये तो इनवाइस थी, ठीक है? उसी उसमें से 4 रुपये निकल गए तो कितने रह गए? 96 रह गए। 100 रुपये हैं, उसमें से 4 का ट्रेड डिस्काउंट निकल गया, तो एक्चुअल कितनी? 96। उसमें 8 ऐड कर दो तो 96 प्लस 8, 104, तो 104 आ गया। या दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका इसका ये है कि भाई क्या करो, 100 है ये, इसमें सेल टैक्स इतना लगा 8 का, उसने ट्रेड डिस्काउंट 4 माइनस कर लो तभी 104 ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मर्जी कर लो। बात समझ आई? अच्छा, अब ये तो एक्सक्लूसिव था ना, सेल टैक्स इंक्लूड नहीं था, तो हमने प्लस ऐड कर दिया। मसला आएगा जब ये इंक्लूसिव होगा तो मसले पड़ेंगे इसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3। इनवाइस से 100 की, और
ट्रेड डिस्काउंट 3 का आ गया, और सेल टैक्स 18% इंक्लूसिव है। सेल टैक्स 18% इंक्लूसिव है। अब रिकॉर्ड सेल, अब किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा सेल? देखते हैं। जी हाँ जी। रिकॉर्ड सेल, भाई सेल कैसे रिकॉर्ड होगी? सबसे पहले मुझे इनवाइस उठानी है बिफोर टैक्स। इनवाइस ये कौन सी लेता मैं? ये 100 क्या है यार? 100 क्या है? बिफोर टैक्स है ना, बिफोर सेल टैक्स है। बिफोर सेल टैक्स में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा और सेल टैक्स ऐड कर देता हूँ, तो ठीक है। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग ऑफ सेल आ जाती है, सिंपल इज दैट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनवाइस है, अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, वो निकालना है। वो 100 में से डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकता मैं। ये जो 100 है इसमें 18% सेल टैक्स शामिल है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जाऊँगा ग्रॉस सेल के ऊपर। ये जो सेल बिफोर टैक्स है, ये मेरे पास ग्रॉस सेल होती है। कौन सेल होती है? ग्रॉस सेल होती है। ग्रॉस सेल होती है। तो भाई ये जो 100 है, ये इसके अंदर सेल टैक्स इंक्लूसिव है, शामिल है, शामिल है ना। तो फिर 100 कह सकता हूँ ये 118 में पड़ा हुआ है, ये 118 में पड़ा हुआ है। इसका ग्रॉस किसके ऊपर होगा? 100 पर होगा, है ना। अब बताओ आंसर कितना आता है? 84.75 कर लो। ये ग्रॉस मेरे पास सेल थी, अब कर लूंगा, बस ठीक, कहानी खत्म। ग्रॉस सेल कितनी है? 84.75। उसमें माइनस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट, ऐड कर दूंगा सेल टैक्स, अगर ऐड करना होगा तो मुझे, ठीक है नहीं, अगर मुझे ऐड करना होगा तो अब 18% लेना है 84.75 का, लो कितना आता है? 12.9। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो आंसर क्या आता है। 94.65, तकरीबन 95 के करीब करीब आता है। और वैसे आप कहते तो 100 - 3 आप 97 पे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करना है। कोई समझ आई? एक दो बात देखना भी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये वाली एग्जांपल मैंने करवाई थी, जल्दी से देख लो, फिर वो लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। चलो जी, आखिरी एग्जांपल देख लो जल्दी से। कह रहा है कि सेल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्लूड द फॉलोइंग कॉस्ट। ये भी फॉलोइंग कॉस्ट है: एडवर्टीजमेंट, डिलीवरी, सेल रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट। देयर इज आल्सो अ जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल। भाई डेप्रिसिएशन कितनी है व्हीकल की? 800। और ये डेप्रिसिएशन है डिलीवरी व्हीकल की। फिर एक और डेप्रिसिएशन है सेल रिप्रेजेंटेटिव की, जो कि 350 है। The gross pay of all employees sale department for the month has been provided by payroll. कहता है ये ग्रॉस पे है सारी एम्प्लॉयज़ की 18,600, इंक्लूडिंग है इसमें कमीशन भी। ठीक है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल, ये ग्रॉस वैल्यू है ऑफ सेल इंक्लूडिंग सेल टैक्स 17.5% और 176,250। कहता है ये सामने ग्रॉस सेल की है। इस ग्रॉस सेल में
ये इंक्लूड है, तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेल टैक्स के बगैर मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि सेल टैक्स वाले पैसे मेरी इनकम नहीं है। अगर मैं 176250 लूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने 100 रुपये की मेरी चीज़ थी, 18 रुपये उसके ऊपर सेल टैक्स लगा के, और मैं कह रहा हूँ कि देखो मैंने 118 की सेल की है। भाई नहीं, तेरी सेल तो सिर्फ 100 रुपये की हुई है, ये तो सेल की है, ये तो 18 तो गवर्नमेंट के हैं, ये 18 की तो सेल नहीं हो सकती, 118 की सेल नहीं हो सकती। तो अगर मैं 176250 को एज इट इज़ रहने दूँ, तो मैं कह रहा हूँ यार 118 की मेरी सेल हुई है, हालांकि मेरी सेल 100 की हुई है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 118 है, ये 118 में पड़ा हुआ है ना, इसको उठा के 100 पे लेकर आऊँगा, ताकि ये 100 आ जाए मेरे पास, जिसको मैं ग्रॉस करूँगा। बस ये टेक्निकल काम था। 176250 है, ये पड़ा हुआ है 117.5 पे, 117.5, इसको उठा के 100 पे लेना है, तो बस ये मेरी होगी सेल रिकॉर्ड, खत्म इस डायरेक्ट। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो कोई डिस्काउंट माइनस नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने ये लास्ट वाली एग्जांपल मैंने करवाई थी कि ये जो 100 पड़ा हुआ 18% में शामिल है, तो ये 118 पड़ा, इसको 100 पे ले आओ। जब मैं 100 पे ले आया, ये सेल रिकॉर्ड कर लिया आपने, सिंपल इज दैट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ तो ट्रेड डिस्काउंट में माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर सेल टैक्स सेपरेट, ये नहीं करना आपने, फिर बस 84 माइनस 3 करेंगे, 84 माइनस 3 ये नहीं करना आपने। कितना आता है 84 माइनस 3, 81.75, 81.75 पे सेल रिकॉर्ड करें, सेल टैक्स ऐड नहीं करना, वो तो गवर्नमेंट को निकल जाएगा ना। यहाँ पे मैंने सेल टैक्स ऐड किया हुआ था ना दोबारा, 8 8, ये भी 8 नहीं करना, ये भी 8 नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो 100 - 4 96 के ऊपर जाएगा, ये भी 96 के ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी बाकी ठीक। अच्छा जी, बस ठीक है, ये मेरी एग्जांपल थी, इसको अब कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वाली क्लास में एब्जॉर्प्शन ऑफ इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करवाऊंगा, लेकिन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये देख लो ज़रा। ये है एलोकेटेड कॉस्ट, बताई थी आपको, जैसे कि फैक्ट्री हीट, ये 4 है, ठीक है। फिर ये 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पीडीज और 2 एसडीज हैं। तो देखो ये सारे खर्चे सारों में बांट दिए, फिर हर एक डिपार्टमेंट का क्या कर लिया, टोटल कर लिया, इसको कहा था ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट है, टोटल कर लिया। अच्छा, जैसे हमने कर लिया, इसके बाद क्या होता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में चेक करें, सर्विस डिपार्टमेंट 11,500 था, वो यहाँ से माइनस करके ये 0 हो गया, और ये इन दोनों में बांट दिए। फिर ये वाला डिपार्टमेंट को यहाँ से 0 किया, इसका खर्चा इधर बांट दिया। फिर क्या किया, इन सारों के टोटल कर लिए, जो कि मेरे पास टोटल ओवरहेड बन गया। ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट थी, क्लियर हो गया। और अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कल नेक्स्ट वाली क्लास से यहाँ से फिर बात करूँगा। इसके बाद मेरे ख्याल में चैप्टर हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला ही होगा ना। ना, शक्ल से ज़्यादा लगता है, वैसे नहीं है, बस कल ख़त्म, नेक्स्ट वाली क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।